नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम बात करने वाले हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक बहुत ही दिल को छू जाने वाली कहानी पर, ठेस। अब ये कहानी स्कूल की किताबों में तो सबने पढ़ी होगी, लेकिन आज हम सिर्फ इसे दोहराने नहीं वाले हैं, हम इसकी आत्मा में उतरने की कोशिश करेंगे। हाँ, हम सिरचन नाम के कारीगर की दुनिया में चलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ठेस का असल मतलब क्या होता है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत में ही एक बड़ा मजेदार विरोधाभास है। सिरचन, जिसे एक गांव के लोग कामचोर समझते हैं, चटोर कहते हैं, एकदम बेकार आदमी। लेकिन एक जमाना था जब उसी सिरचन की बड़ी पूछ थी, लोग उसके घर के चक्कर काटते थे। ये क्या बात हुई? जो आज बेकार है वो कल इतना कीमती कैसे था? यही तो कहानी की सबसे पहली और सबसे गहरी परत है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का विरोधाभास नहीं है, ये उस बदलते हुए समाज का विरोधाभास है। आप सोचिए, एक ऐसा ग्रामीण समाज जहां हर चीज की कीमत उपयोगिता से तय होती है। खेती-बाड़ी करना, मजदूरी करना, ये सब काम है। लेकिन सिरचन जो कर रहा है, मोथी घास और पटेर से शीतल पाटी और चीक जैसी खूबसूरत चीजें बनाना, वो लोगों की नजर में अब काम नहीं रहा। अच्छा, तो वो उसे बेकार समझने लगे? ऐसा काम जिसका कोई खास मोल ना हो? बिल्कुल, उसकी कला अब एक तरह से लग्जरी हो गई है। जब बाजार में मशीन से बनी सस्ती चटाइयां आ गईं, तो हाथ की कारीगरी की कदर घट गई। और सिरचन एक कारीगर है, मजदूर नहीं। वो दिहाड़ी पर काम नहीं कर सकता, वो अपनी शर्तों पर अपने सम्मान के साथ काम करता है। और यही बात उस समाज को समझ नहीं आती। और फिर इसी बेकार समझे जाने वाले कलाकार की जरूरत पड़ती है जब घर में मानू दीदी की विदाई का मौका आता है, उनके ससुराल कुछ खास तोहफे भेजने, और तब अचानक सबको सिरचन की याद आ जाती है। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि कैसे जरूरत पड़ने पर बेकार आदमी भी काम का हो जाता है। हाँ, और सिरचन आता भी है। क्यों? क्योंकि उसे मानू से एक लगाव है और उसे लगता है कि शायद इस घर में इस मौके पर उसकी कला की कद्र होगी। रेणु जी यहाँ पर एक कलाकार के मनोविज्ञान को बड़ी खूबसूरती से पकड़ते हैं। सिरचन जब काम शुरू करता है तो वो दुनिया जहान भूल जाता है, वो अपनी कला में पूरी तरह से डूब जाता है। हाँ, उसे खाने पीने की भी सुध नहीं रहती, बस उसे बीच बीच में एक चीज चाहिए होती है, सुगंधित जर्दे वाला पान। ये पान उसके लिए सिर्फ एक आदत नहीं है ना, ये कुछ और ही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो पान उसके लिए सम्मान का प्रतीक है। वो एक तरह से ईंधन है जो उसकी कला की गाड़ी को चलाता है। जब लेखक की माँ उसे पान देती हैं तो खुश हो जाता है, उसकी उंगलियां तेजी से चलने लगती हैं। वो पैसे के लिए नहीं, उस एक पल के अपनेपन और सम्मान के लिए काम कर रहा है। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, सिरचन अपने काम में मगन था, रंगीन शीतल पाटी और मोरों वाली चीक के सपने बुन रहा था। लेकिन यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। यहीं से ठेस लगनी शुरू होती है। हाँ, और पहली ठेस लगती है खाने की थाली से। उसे खाने में मिलता है चूड़ा और गुड़। अब देखिए, सिरचन चटोर तो है, लेकिन यहाँ मसला सिर्फ भूख का नहीं है, ये मसला है उम्मीद का। उसे उम्मीद थी कि घर में इतना अच्छा मौका है तो शायद मलाई वाला दही या कोई अच्छी तरकारी मिलेगी। ये छोटी सी बात उसके मन में एक कांटे की तरह चुभ जाती है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। असली चोट, वो जो गहरी ठेस है, वो तो तब लगती है जब मंजली भाभी आती हैं और एक बहुत ही चुभने वाला ताना कसती हैं। वो ताना इस कहानी का दिल है एक तरह से। मंजली भाभी कहती हैं कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है। ये शब्द सिरचन के लिए सिर्फ अपमान नहीं है, ये उसकी पूरी पहचान, उसकी कला, उसकी नीयत, सब पर एक हमला है। अच्छा, पर अगर हम मंजली भाभी के नजरिए से देखें तो शायद वो बस काम जल्दी करवाना चाहती थी। घर में शादी का माहौल है, मेहमान है, काम समय पर पूरा होना चाहिए। क्या सिरचन की संवेदनशीलता थोड़ी ज्यादा नहीं थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हो सकता है मंजली भाभी की नीयत बुरी ना हो, लेकिन उन्होंने गलत नस दबा दी। उन्होंने सिरचन की कला का मोल एक धोती से लगा दिया। उन्होंने ये कह दिया कि तुम चीजों के लालच में अच्छा काम करते हो। एक कलाकार के लिए इससे बड़ा अपमान कुछ हो ही नहीं सकता। उसके लिए उसकी कला बिकाऊ नहीं है, वो उसकी आत्मा का हिस्सा है। और सिरचन का जवाब भी उतना ही तीखा है जब वो कहता है, तुम्हारी भाभी अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? वो उसका दर्द है, उसका गुस्सा है, उसका टूटा हुआ स्वाभिमान है जो बोल रहा है। इस एक ताने ने सब कुछ खत्म कर दिया। वो काम अधूरा छोड़ देता है, आधी बनी हुई चीक में फंदा डालकर चला जाता है। मुझे रेणु जी का लिखा वो वाक्य हमेशा याद रहता है, सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए थे।
ये सिर्फ सुतली के फंदे में ही थे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसके मन पर लगी गांठ का प्रतीक है। जिस तरह फंदा कसता है, उसी तरह अपमान की बातें उसके दिल को कस लेती हैं। उसकी कला का जो प्रवाह था वो रुक जाता है। एक कलाकार जब आहत होता है तो उसका हुनर भी उससे रूठ जाता है। और वो अपनी मजदूरी के पैसे भी लौटा देता है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो दिखा रहा है कि ये सौदा सिर्फ पैसे और काम का नहीं था, ये सम्मान और भावना का था। और जब भावना ही नहीं रही तो पैसे किस काम के? उसका जाना सिर्फ एक कारीगर का जाना नहीं है। बिल्कुल, वो एक तरह से उस घर से कला का अपमानित होकर चले जाना है। वो चुपचाप बता रहा है कि तुम चीजें खरीद सकते हो, कारीगर को नहीं। तुम हुनर खरीद सकते हो, कलाकार की आत्मा को नहीं। कहानी का जो आखिरी हिस्सा है वो मुझे हमेशा बहुत भावुक कर देता है। मानू स्टेशन पर है, दुखी है, मन ही मन सिरचन को कोस रही है, कामचोर, चटोर। उसे लग रहा है कि सिरचन ने उसे धोखा दिया, और ठीक उसी वक्त सिरचन वहां पहुंचता है। हाँ, और वो खाली हाथ नहीं है। उसके हाथ में शीतल पाटी, चीक और आसनी का बोझ है। वो सारी चीजें जिन्हें उसने अधूरा छोड़ दिया था, उसने रात भर जाग कर पूरा किया है। ये दृश्य सिरचन के चरित्र को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाता है। वो मानू के पति से पैसे भी नहीं लेता। वो कहता है, दीदी ये मेरी ओर से है। उसकी आंखों में आंसू है। ऐसा क्यों? उसका गुस्सा, उसका अपमान, वो सब कहाँ गया? वो कहीं नहीं गया, वो उसके अंदर ही है। लेकिन उस अपमान और गुस्से पर उसका स्नेह और उसका कलाकार का धर्म भारी पड़ गया। वो मानू को अपनी बेटी जैसा मानता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी अपने ससुराल खाली हाथ जाए। उसका स्वाभिमान जितना बड़ा था, उसका दिल उससे भी कई ज्यादा बड़ा निकला। वो एक पल में ये साबित कर देता है कि वो बेकार या चतुर नहीं, बल्कि एक सच्चा और स्वाभिमानी कलाकार है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ठेस सिर्फ एक व्यक्ति के अपमान की कहानी नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये कई स्तरों पर काम करती है। पहला स्तर तो है कलाकार और समाज का रिश्ता। ये कहानी दिखाती है कि कैसे बाजारवाद हाथ के हुनर को हाशिए पर धकेल देता है। और दूसरा स्तर मानवीय संबंधों का है कि हमारे शब्द किसी के मन पर कितनी गहरी चोट कर सकते हैं। बिल्कुल। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्तर है स्वाभिमान का। सिरचन पैसे का नहीं, सम्मान और स्नेह का भूखा है। जब उसे वो नहीं मिलता तो वो सब कुछ छोड़ देता है। लेकिन अंत में उसका मानवीय पक्ष जीतता है। वो अपमान को पीकर भी अपना कर्तव्य निभाता है, और यही बात उसे नायक बना देती है। वाकई फणीश्वरनाथ रेणु जी की यही खासियत है। वो अपनी आंचलिक भाषा से एक पूरा जीता जागता संसार हमारे सामने खड़ा कर देते हैं। और यहाँ एक विचार में छोड़कर जाना चाहूंगा जी। आज के दौर में जब हम हर चीज को लाइक और रेटिंग से तोलते हैं, जहाँ हर कला एक प्रोडक्ट बनती जा रही है, क्या हम अनजाने में कई सिरचिन तैयार कर रहे हैं? क्या हम कलाकारों को सिर्फ उनकी व्यावसायिक सफलता से आंक रहे हैं, या उनके हुनर और उनके स्वाभिमान को भी कोई जगह दे रहे हैं? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हमारी दी हुई रेटिंग किसी कलाकार के दिल पर ठेस बनकर तो नहीं लग रही।